Hello, good morning, friends. Today I will conclude the last part of chapter 1. आज मैं आप लोगों के लिए, आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो प्रथम अध्याय है ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू 1206, प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक, उसका जो अंतिम पार्ट है वो डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ। तो हमारा जो पिछला जो पार्ट था वह मौर्य साम्राज्य तक हो चुका था। आज हम शुरुआत कर रहे हैं सुंग डायनेस्टी। सुंग डायनेस्टी है, आपको पता है, इसकी शुरुआत 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र सुंग के माध्यम से हुई थी। ये वही पुष्यमित्र सुंग है जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ को उनकी ही सेना के सामने उनका कत्लेआम कर दिया था। पुष्यमित्र स्वयं उसके बाद उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया और सिंहासन पर बैठ के उन्होंने शासन 151 ईसा पूर्व तक किया। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और उन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी किया। संस्कृत व्याकरण के जो व्याकरणाचार्य हैं पतंजलि, उनकी सानिध्य में उन्होंने एक यज्ञ भी करवाया। पुष्यमित्र सुंग के बाद अग्निमित्र, ज्येष्ठ मित्र, भाद्रक, भगवत, देवाभूति, ये नामी राजा हुए। देवाभूति को अंत में अमात्य वासुदेवा ने 73वीं ईसा पूर्व उनको उनकी गद्दी से उतार फेंका। इसका मतलब एक नया साम्राज्य स्थापित हो गया। चलो, ये हमारी सुंग डायनेस्टी की बातचीत हुई। इसके बाद अपना जो कोर्स है उसके तहत गुप्त डायनेस्टी के मामले में बात आती है। तो गुप्त डायनेस्टी का शासनकाल 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक रहा। कुषाण राजवंश का उत्तरी भारत में पूर्ण रूप से समाप्ति 230 ईस्वी तक हुई थी। उसके बाद इस पूरे साम्राज्य पर शक मुराद ने कब्जा कर लिया, जिनका शासन 250 ईस्वी तक चला। उसके बाद गुप्त राजवंश की शुरुआत हुई, जो 275 में सत्ता में आ गए थे। श्री गुप्त इस राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं। और जो प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त ने स्वयं के बारे में लिखवाया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं श्री गुप्त का पड़पोता हूँ, ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ श्री गुप्त। श्री गुप्त के बाद में उनके पुत्र घटोत्कच शासक बने, जिन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त फर्स्ट 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। घटोत्कच के बाद उनके पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम शासक बने। उन्होंने महाराजा धीराजा की उपाधि धारण की। उन्होंने लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से शादी की और 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त फर्स्ट ने एक नया एरामीन संवत शुरुआत की, जिससे गुप्त एरा या गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी का नियुक्त किया। उनके विचार हमेशा से भारत को एकजुट बनाने के थे। उनका ये मानना था कि ये सब कुछ साम्राज्यवाद के माध्यम से संभव होगा। उनके दरबारी कवि हरिसेन ने उनकी जीत के बारे में उल्लेख किया और इलाहाबाद में जो प्रशस्ति है, इलाहाबाद प्रशस्ति है, उसके ऊपर उनका लिखवाया उनके बारे में। ये रिकॉर्ड्स आज भी समान है, मौजूद है।
ये वही पिलर है जो अशोका ने अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था। शासक और देश है, पुरी को समुद्रगुप्त ने 5 भागों में बांटा था। पहला है गंगा यमुना दोआब, दूसरा है पूर्वी हिमालय के राज्य, तीसरा है पूर्वी विंध्या क्षेत्र के सीमांत राज्य, उसके बाद है पूर्वी दक्कन राज्य, और अंत में हैं दक्षिण भारत के राज्य, शक और कुषाण राज्य। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार वह कभी भी अपने जीवन में कभी नहीं हारा। समुद्रगुप्त है, उन्होंने बहुत बड़ी नेवी से जल सेना बना रखी थी, जिसकी वजह से उनके विदेशी देशों से अच्छे ताल्लुकात थे। अश्वमेध भी पराक्रम के लिए उन्होंने कुछ सिक्के जारी किए थे। उन सिक्कों पर बहुत अच्छी नक्काशी बनी हुई है, और उन सिक्कों में एक सिक्के पर यह भी बताया गया है कि वो बहुत अच्छे कवि भी थे, संगीत के भी जानकार थे। उनकी वीणा बजाते हुए की जो आकृति है वो एक सिक्के पर उत्कीर्ण है। वह लॉर्ड विष्णु के उपासक थे, और लेकिन सभी धर्मों का आदर करते थे। चंद्रगुप्त सेकंड 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त सेकंड है, ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे, जैसा मैंने आपको बताया है। उन्हें देव राजा या देवगुप्ता के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपना साम्राज्य अपने वैवाहिक गठबंधन और जीतों के साथ अच्छा बनाए। उनकी एक पुत्री की शादी, उनकी पुत्री का नाम प्रभावती था, तो उनकी शादी उन्होंने वकाटक सम्राट रुद्रसेन के साथ उन्होंने पुत्री की शादी कर दी। जब रुद्रसेन की डेथ हुई, उसके बाद में उनकी बेटी प्रभावती शासिका बनी, और उन्होंने अपने राजगद्दी पे अपने नौजवान बेटे को शासन पे बिठाया। इस प्रकार चंद्रगुप्त सेकंड है, उन्होंने पश्चिमी मालवा जीत लिया और गुजरात जीत लिया था। उन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई, और उनकी जीत में साकाज को जब उन्होंने हरा दिया, तो यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ नहीं है, सकारी, तो चंद्रगुप्त सेकंड को सकारी भी बोला गया है, और यहाँ एक उन्हें उपाधि दी गई विक्रमादित्य। वैसे मैं आपको बता दूं, विक्रमादित्य जो उपाधि है आमतौर पर ऐसे शासकों के द्वारा अर्जित की जाती है जिन्होंने अपने जीवन में कभी लड़ाई नहीं हारी। ऐसा ही विक्रमादित्य, आप ऐसा ना समझे कि विक्रमादित्य है चंद्रगुप्त सेकंड का ही उपनाम था। ये विक्रमादित्य, वैसे आपको बता दूं, हेमचंद राय हेमू, जो दिल्ली के तख्ते पर बैठे थे, शासक बने थे, तो उन्होंने भी एक उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य। कुमार गुप्त महेंद्रादित्य 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में उनके पुत्र कुमार गुप्त है, वो शासक बने। कुमार गुप्त है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के तौर पर उन्हें माना जाता है। उनका साम्राज्य सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। अपने अंतिम समय में उनको पुष्यमित्र शुंग का विरोध का सामना करना पड़ा। स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। यद्यपि ऐसा माना जाता है कि स्कंदगुप्त है वह उनका बड़ा पुत्र नहीं था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी वही बना। यह जूनागढ़ चट्टान पे जो अभिलेख लिखा हुआ है उसके माध्यम से है। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि सुदर्शन जो झील है जो मौर्य शासकों ने बनवाई थी, आपको बता दूं ये सुदर्शन जो झील है वह चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से बनाई हुई थी। ऐसा उल्लेख है कि जूनागढ़ अभिलेख पर कि जब वो गद्दी पर बैठे तो स्कंदगुप्त ने मलेच्छ, हूण
और अंत में स्कंदगुप्त ने होणों को हरा दिया था, ऐसा माना जाता है। स्कंदगुप्त ने होणों को तब हराया था जब वो लगभग 20 साल के थे। सेंट्रल अचीवमेंट्स ऑफ गुप्त डायनेस्टी, गुप्त साम्राज्य के केंद्रीकृत सेंट्रल नॉट सेंट्रल कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ गुप्त डायनेस्टी, मैं चाहूँगा गुप्त साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या थी। ऐसा माना जाता है कि भारत का जो स्वर्ण काल है वह गुप्त साम्राज्य के काल को माना जाता है। गुप्त शासक थे, वैदिक धर्म को मानने वाले थे। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त फर्स्ट है, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। इन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी सपोर्ट किया था। चाइना के तीर्थयात्री थे फाहियान, वो भारत में चंद्रगुप्त सेकंड जिन्हें विक्रमादित्य बोला जाता है उसके समय में आए थे। अभिलेख के अनुसार गुप्त साम्राज्य का प्रशासन बहुत ही सुदृढ़ था और अपराध बहुत ही कम होते थे। टैक्स का बर्डन बहुत कम था। संस्कृत उनकी ऑफिशियल भाषा थी। कालिदास जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और ग्रेट महाकाव्य रघुवंशम लिखा था, उनके दरबारी कवि थे। शूद्रक का जो मृच्छकटिकम विशाखदत्ता जिन्होंने मुद्रा राक्षसा ये पुस्तकें लिखी, और कोशकर अमर सिंह, ये सब उनके समय काल के रहे हैं। रामायण महाभारत और मनु संहिता इनको वापस गुप्त काल के समय वापस उनको उल्लिखित किया गया, लिपिबद्ध किया गया। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त उनके समय की देन है। उन्होंने गणित के मामले में, एस्ट्रोलॉजी के मामले में बहुत कुछ अच्छा लिखा है। दशमलव व्यवस्था उन्हीं के समय में ईजाद हुई थी, जिसे आगे चल के अरेबियंस, अरबी लोग हैं, यूरोप तक ले गए थे। एविडेंस सबूत मिलते हैं स्थापत्य कला के, पेंटिंग के, धात्विक विज्ञान के, जो हमें मिलते हैं झांसी में, कानपुर, अजंता गुफाएं, और दिल्ली में जो लोहे का पिलर बना हुआ है जो 80 फीट बड़ा है। ये स्टैचू, बुद्धा की जो स्टैचू है नालंदा में, और 7.5 फीट जो कॉपर का स्टैचू है सुल्तानगंज में बुद्धा का, ये सब उल्लेखनीय है। समाज कैसा था गुप्त काल के समय में, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। परंपरागत तौर पर समाज है 4 भागों में बटा हुआ था। ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखा गया था। उनके बाद में उनका कार्य था अध्ययन करना, पढ़ाना, यज्ञ का आयोजन करवाना और दान। क्षत्रिय 2 नंबर पे जिम्मेदार थे, उनका कार्य था देश की रक्षा करना। वैश्य उनका कार्य था व्यापार करना और वाणिज्य। शूद्र है, उनको सेवा के लिए रखा गया। गुप्त काल के समय में जो व्यवसाय है वो जाति पर आधारित था। डिस्पाइट द बेसिस ऑफ कास्ट रिमेंड प्रिविलेज, यहाँ ये कहा गया है कि माफी चाहूँगा, जाति आधारित वर्ग कम था, लेकिन फिर भी लोग करते थे। इसके अलावा जाति प्रथा मौजूद थी उस वक्त। महिलाओं को है समाज में बहुत अच्छा उनका आदर सत्कार था। धार्मिक गतिविधियां चलती थी और पुरुषों के साथ साथ धार्मिक कृत्यों में महिलाओं का पूजा पाठ में बैठना ज़रूरी था। आज के समय में हम घर में कोई मुहूर्त वगैरह कुछ लगाते हैं तो आपको पता है पति पत्नी उस पूजा पाठ में बैठते हैं। महिलाओं को शिक्षित थी, पर्दा प्रथा इतना व्याप्त नहीं था। उस समय में 8 प्रकार की शादियां प्रचलित थी। स्वयंवर भी उस वक्त था। मुद्रा व शक्ति, करण, अवस्था, पार्श्व, ये मिक्स जातियां थी गुप्त काल के समय में। कायस्थ एक नए प्रकार की, जिन्हें हम आज माथुर बोलते हैं, वो एक नई प्रकार की जाति उस वक्त उभर के आई थी और आगे चल के इसने एक नई जाति का रूप ले लिया।
महिलाएं हैं वह साहित्य के अंदर भी बहुत कुछ पढ़ी लिखी थी। यदि किसी की कोई पुत्र नहीं माना जाता था, नहीं होता था, तो पति की सारी प्रॉपर्टी पत्नी के नाम कर दी जाती थी। वर्धन डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी, ये 6वीं ईस्वी से लेकर शुरुआत हुई थी। थानेश्वर है, इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। पुष्यभूति, ये सब के सब शिव जी के उपासक थे। 3 राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन के बाद उनके बड़े पुत्र राज्यवर्धन शासक बने, लेकिन कुछ इस राज्याभिषेक के कुछ समय के बाद एक युद्ध में उनकी हत्या कर दी गई गौड़ शासक शशांक के माध्यम से 606 ईस्वी में। उनके बाद में उनके छोटे लड़के हर्षवर्धन शासक बने, जो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक शासक बने। उनके समय में उन्होंने 40 वर्ष तक शासन किया। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए पुष्यभूति जो राजवंश है उन्हीं के साथ ही समाप्त माना गया। जब वो शासक बने तब बाहर की परिस्थिति अनुकूल नहीं थी। गौड़ शासक शशांक ने अपने बड़े, उन्होंने, आपको पता है कि बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। और राजश्री है वह भी जंगलों में चली गई थी अपना जीवन बचाने के लिए। हर्षवर्धन ने सफलतापूर्वक अपनी बहन को खोजा और इसी के साथ उन्होंने भास्कर वर्मन है जो कुमार रूपा के शासक थे, उनके साथ एक गठबंधन किया और एक बड़ी सेना लेकर शशांक के खिलाफ युद्ध अभियान शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने दक्षिण भारत में भी अभियान चलाया। उनकी आर्मी है नर्मदा नदी के किनारे तक पहुंच गई थी 620 ईस्वी में, लेकिन पुलकेशिन सेकंड है जो कि वहाँ के शासक थे, उन्होंने उनकी सेना को हरा दिया। इस प्रकार हर्ष की जो बाउंड्री है वह नर्मदा नदी के किनारे तक रही और उत्तर में लाडेन माउंटेन के बर्फीले पहाड़ों तक रही और नर्मदा नदी के किनारे तक, और दक्षिण में गंजम और पूर्व में वलाबी तक रही। पश्चिम में कन्नौज तक उनका शासन रहा। मैं भी चाहूँगा वलाबी पश्चिम में और कन्नौज है उनकी राजधानी रही जब तक वो रही। वैसे आपको बता दूं, कन्नौज है उनकी जो बहन है उनकी पतिदेव उनकी राजधानी थी। हर्ष ने उपाधि धारण की महाराजा धीराज। वो शिव की उपासक थे और सूर्य के उपासक थे। आगे चल के उनका रुझान महायान बौद्ध धर्म की तरफ हो गया। 7 वर्ष में एक बार वो एक बड़ा आयोजन गंगा नदी और यमुना नदी के किनारे करवाते थे और जो कुछ भी था उनके पास, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी, वो सब दान किया करते थे। उस वक्त उनके शासनकाल में हुआनसांग ने 6वीं जो ये सेरेमनी थी इस प्रकार की उन्होंने उनके सामने हुई थी, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी किताबों में किया है। इस प्रकार से वर्धन डायनेस्टी के बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आगे आप देखें, जो चोल साम्राज्य है उनके बारे में हम बात करेंगे। नॉर्दर्न चोल रीजन क्षेत्र, यह है प्राचीन दक्षिण पथ का एक भाग था और दूसरे पांड्या और चेरा, ये तीनों शासक उस वक्त थे। चेरा केरला से और पांड्या उनके पास से। इस प्रकार अशोक के इंस्क्रिप्शन में अभिलेख में इन तीनों का उल्लेख हुआ है। इसका मतलब ये प्राचीन समय से यहाँ विद्यमान थे। चोला क्षेत्र में तमिल भाषा बोली जाती थी। उन्होंने साहित्यिक जो कार्य किया वो तमिल भाषा में किया। कुल्लार ने कुल्लार एक पुस्तक है, वो तिरुवल्लुवर
के माध्यम से ये पुस्तक लिखी गई। एक बहुत ही अच्छा कार्य है। करिकाला जो कि चोला डायनेस्टी के प्रथम शासक थे, उन्होंने इसकी शुरुआत रखी, पुहार और पुगर टाउन में रखी, जिन्होंने सिंहल के खिलाफ लड़ाई लड़ी और एक बहुत बड़ा कावेरी नदी पे एक बांध बनाया और सिंहली जो कैदी थे उनके माध्यम से ये कार्य पूरा करवाया। उन्होंने अपनी राजधानी गोरखपुर से कावेरी पट्टनम बनाई। चोल राजा विजयाला है, उनके पुत्र और उत्तराधिकारी आदित्य ने पल्लव राजा अपराजिता वर्मन को हराया। आदित्य के पुत्र परंतका फर्स्ट ने पल्लवा जो साम्राज्य की सारी ताकतें नष्ट कर दी। इसके अलावा उन्होंने मदुरई जो पांड्यास की राजधानी थी उसको भी कब्जे में लेके उसको अपना राजधानी बनाया। चोल राजा फर्स्ट 985 ईस्वी से 1013 ईस्वी तक। ऐसा माना जाता है कि साउथ भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने पूरी मद्रास, मैसूर, कूर्ग और सिंहली द्वीप श्रीलंका तक को कब्जे में ले लिया था। उन्होंने शिव टेम्पल बनाया राजराजेश्वर के नाम से, जो कि बृहदेश्वर में आज भी उल्लेखित है, उपस्थित है। उन्होंने राजधानी तंजौर को बनाई। उनके पुत्र और उत्तराधिकारी राजेंद्र फर्स्ट जो 1016 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक उन्होंने शासक बने। उन्होंने एक बहुत ही मजबूत जल सेना बनाई। उन्होंने पेंगू, मर्तमान, अंडमान निकोबार आइलैंड सबको जीत लिया था। उन्होंने महिपाला जो बंगाल के शासक थे, बिहार के शासक, उनके खिलाफ एक लंबा युद्ध छेड़ा। उनकी आर्मी कलिंग और गंगा के किनारे तक पहुंच गए थे, उड़ीसा के पास तक। सर्दन दक्षिणी कौशल, बंगाल, मगध, यहाँ तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। उन्होंने इस जीत की याद में गंगई कोंडा नाम की उपाधि धारण की। उनके पुत्र उत्तराधिकारी राजा धीराज जो 1044 एडी से 1054 ईस्वी तक एडी तक सम्राट बने। उनको युद्ध के समय में चालुक्य राजा सोमेश्वर ने मार दिया था, लेकिन उनके पुत्र वीर राजेंद्र जो कि 1034 ईस्वी से 1069 ईस्वी तक शासक बने। उन्होंने चालुक्यों को कुदाल संगमम के युद्ध में हरा दिया था और इस बात का बदला लिया था। उसके पश्चात उत्तराधिकार की लड़ाई चली। परिणाम स्वरूप राजेंद्र कोलुटुंगा शासक बने। राजेंद्र कोलुटुंगा की जो माता थी वो चोला साम्राज्य की राजकुमारी थी और फादर थे वो चालुक्य साम्राज्य के थे। इस प्रकार से कोलुटुंगा ने एक नई डायनेस्टी शुरू की जिसे चालुक्य चोला राजवंश के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 40 वर्ष तक शासन किया। चोला प्रशासन ग्राम पंचायत व्यवस्था के तहत आधारित था। चोला साम्राज्य है 6 प्रांतों में बटा हुआ था। इन प्रांतों को मंडलम के नाम से जाना जाता था। मंडलम बटा हुआ था कोटम के नाम से और कोटम को आगे बांट दिया गया। नाडू वाज द सब यूनिट ऑफ कोटम और ग्राम एंड कुरम आगे चल के छोटी जोकाई थी। नाडू हैज बिन कॉल्ड नटार एंड द यूनिट्स ऑफ टाउन हैव बिन कॉल्ड एज नगारतार। ग्रामीण प्रतिनिधि को प्रतिवर्ष यहाँ नियुक्ति दी जाती थी। प्रत्येक मंडलम में स्वतंत्रता थी, लेकिन उनका जो केंद्रीय विधानसभा थी उसका नियंत्रण राजा के हाथ में था। 1/6 जो जमीन का उत्पादन है, फसल का उत्पादन है, वह राजा के माध्यम से लिया जाता था, जिसे लगान के रूप में लिया जाता था, लैंड रेवेन्यू। ये लगान है, आप अनाज के तौर पर भी दे सकते थे या सोने के सिक्के के तौर पर भी दे सकते थे। द गोल्ड कॉइन है सोने के सिक्के
उन पे चोला जो साम्राज्य है उनकी नक्काशी बनी हुई थी, सम्राटों की। क्वाड्रेट विमाना, मंडप, गोपुरम, लार्ज हॉल अडोर्न्ड विद आर्टिस्टिक पिलर, ट्रेडिशनल लॉइंस फॉर डेकोरेशन, ये सब बने हुए थे। मतलब अलंकृत शेर, क्वाड्रेट विमाना, चार कोने वाले विमाना, मंडप जो मंदिर के गेट के सामने होते हैं, गोपुरम होता है जो मंदिर है, मंदिर का प्रथम द्वार, बड़े बड़े हॉल भी बने हुए थे जिन पे पिलर थे। इस प्रकार से ब्रैकेट्स और जॉइंट पिलर सब बने हुए थे। शिवा टेम्पल है, राजराजेश्वर टेम्पल है तंजौर में, वह राजा फर्स्ट के माध्यम से बनाया गया था, जो कि द्रविडियन स्थापत्य कला का नमूना था। यहाँ पे नहरों का भी निर्माण हुआ चोला साम्राज्य में। चिदम्बरम और तंजौर में जो मंदिर बने वो बहुत ही अच्छी नक्काशी के उदाहरण है। आगे देखें आप, बैल मेटल स्टेचू ऑफ नटराज शिवा बिल्ट ड्यूरिंग चोला पीरियड। आपको पता है नटराजा की जो मूर्ति है, जो नॉर्मली हम आम तौर पे हम नृत्य के तौर पर हम नर्तकों को देते हैं, वह इसी चोला साम्राज्य की देन है। गोपुरम स्टाइल में जो मंदिरों की स्थापत्य कला है, पहली बार यहाँ से शुरुआत की गई। समाज, चोला राजा है, शिव जी के उपासक थे और अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन करवाया था। महिलाओं का समाज में प्रॉपर्टी पे उनका मालिकाना हक था। दास और देवदासी भी यहाँ की साम्राज्य में प्रचलित थे। इस प्रकार से मैंने आपको इन सब के बारे में बताया। आगे देखिए, अगला है चालुक्य साम्राज्य। चालुक्य साम्राज्य पुलकेशिन फर्स्ट के माध्यम से अश्वमेध किया गया था। चालुक्य वटापी ने 550 से लेकर 757 ईस्वी तक साम्राज्य में चलाया। 13 वर्ष का शासनकाल अदृश्य रहा, 642 से 655 ईस्वी तक को हटा के। इसके अलावा चालुक्य है शासक है पुलकेशिन सेकंड, उन्होंने वो शासन पर वो बैठे 608 ईस्वी में। उनका जो साम्राज्य है नर्मदा नदी तक फैला हुआ था और कावेरी नदी की उत्तरी सीमा तक। उनको पल्लव सम्राट नरसिम्हावर्मन ने 642 एडी में हराया। पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य सेकंड ने एक बार फिर से चालुक्य साम्राज्य की स्थापना की। चालुक्य राजा विक्रमादित्य सेकंड ने राष्ट्रकूट राजा को 973 एडी में हराया और न्यू चालुक्य राजवंश की स्थापना की। कल्याणी को उनका राजधानी बनाया गया। ये राजवंश 973 ईस्वी तक चला। 973 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक चला। चालुक्य राजा है कल्याणी से लगातार राज करते रहे और चोला राजा राजाधिराज ने सताश्रय को हराया था, चालुक्य जो किंग था, लेकिन सोमेश्वर फर्स्ट ने इसका बदला लिया। चोला राजा राजाधिराज को हराया है ही नहीं, लेकिन उसको मार भी दिया। 7वां राजा विक्रमादित्य सेवंत, जो कि विक्रमांका के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्होंने कांची कांची को जीत लिया और यहाँ अपने बिल्हण नामक एक कवि को आश्रय दिया, जिन्होंने किताब लिखी विक्रमांका देवचरित। ये विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित है। इसके अलावा चालुक्य राजा वतापी कल्याणी, इन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को आश्रय दिया। चालुक्य राजा है मंदिर भी बनाते थे। फेमस जूरिस्ट विज्ञानेश्वर, जिन्होंने मिताक्षरा नाम से बुक लिखी और याज्ञवल्क्य की स्मृति भी उल्लेखित है, कल्याणी में रहा करते थे, जो कि चालुक्य की राजधानी थी। मिताक्षरा को
एक अधिकृत तौर पे हिंदू कानूनों की बुक माना जाता है। अब अंतिम है बाह्य आक्रमण। शक, हूण और कुषाण। शक राजा मध्य एशिया से आए थे और एक प्रकार से वॉरियर थे, लड़ाकू थे। उन्होंने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक अपना साम्राज्य फैलाया। यहाँ से शक राजा हमारे देश के अंदर आए, जो बोलान दर्रा के माध्यम से अंदर प्रवेश किया 71 ईस्वी तक, ईस्वी में 71वीं ईस्वी में। रामायण और महाभारत है। शक कॉलोनियाँ उस वक्त तक कंबोज और यमन के नाम से बन चुकी थी। कालकाचार्य की राइटिंग में शक और का उल्लेख है। सगाकुल जो शक जाति के थे, उन्होंने शक साम्राज्य की स्थापना सौराष्ट्र में की। इससे ये साबित होता है कि जो कुछ सिक्के यहाँ मिले हैं आसपास, वह उत्तरापथ और मथुरा, यहाँ आसपास अवंती, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र, इन सब में इन्हीं सब का शासन था। मोएज और अजीज है, ये शक जो शासक थे तक्षशिला के, उनका नाम लिया जाता है। शक शक्तियाँ को पल्लवा के शासक थे तक्षशिला के, इन्होंने हराया। हमामास और हगान ये शक क्षत्रप थे मथुरा के। सिंह शीर्षक इंस्क्रिप्शन अभिलेख में हमें इनका उल्लेख मिलता है। आगे चल के शक राजा राजबुल ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की। शकाज मथुरा के थे, ने पूर्वी पंजाब तक अपना स्थापत्य फैलाया, साम्राज्य का स्थापत्य फैलाया। ये जो शक शासक थे, नेमली भूमक और नापान, बड़े प्रसिद्ध थे। ये शक शासक अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए थे। सातवान की सीमा से लेकर महाराष्ट्र, काठियावाड़, गुजरात। नापान के का जो क्षेत्र था भारत में, उनके सबके दोस्ताना संबंध थे सबके साथ, पश्चिमी देशों के साथ। ऐसे सबूत मिले हैं कि सिक्कों पर जोगाल थम्बी के नाम से उनको बुलाया गया है। और नेपान है, उनको गौतमी पुत्र सातकर्णी ने हराया था। नासिक अभिलेख से ये पता चला है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी हैं, जिनको साहार्थ डायनेस्टी के विध्वंसक के नाम से जाना जाता है। किंग चास्तान ने शक डायनेस्टी उज्जैन में स्थापित की, जिन्हें शक शासक उज्जैन और काठियावाड़ का माना जाता है। उनके अभिलेख में हमें पता लगा है कि शक एरा उस वक्त शुरू हुआ था। चास्तान के पुत्र रुद्रदमन एक बहुत शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने जूनागढ़ अभिलेख में उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। रुद्रदमन का साम्राज्य पूर्वी पश्चिमी मालवा, द्वारिका, जूनागढ़, साबरमती नदी, मारवाड़, इंडस सिंधु नदी की घाटी, उत्तरी कोंकण और विंध्यन माउंटेन पहाड़ों तक फैला हुआ था। ऐसे सबूत मिले हैं कि चेस्टन राजवंश 305 ईस्वी तक चला। आगे है हूण। हूण एक मध्य एशिया की बर्बर जाति थी, शकों की तरह ही। इन्होंने भी भारत पे उत्तरी और पश्चिमी सीमा से घुसे अंदर। दैत्य के नाम से उनको बोला जाता था। स्कंदगुप्त के समय में इन्होंने पहला आक्रमण किया था और हार गए थे। कुछ समय के बाद पश्चात तोरामन है, जो कि जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को हरा दिया था, नष्ट कर दिया था, और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ये तोरामन वही है जिन्हें आज के समय में हमें चंगेज खान
यथासंभव हम बोलते हैं। तोरामन सन है, मैं माफी चाहूँगा कि जो चंगेज़ खान वो मंगोल थे, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं हूण, तो मैं मेरी अधूरी जानकारी के लिए माफी चाहूँगा आपसे। तोरामन के पुत्र मिहिरकुल है, उनका शासन 510 ईस्वी से लेकर सियालकोट में राजधानी बना के चला। मिहिरकुल है बौद्ध भिक्षुओं से घृणा करते थे। उन्होंने बहुत सारे बौद्ध विहार और स्तूप थे उनको नष्ट किया। मालवा शासक यशोधर्मन ने उनको हराया। उनकी हार के पश्चात कश्मीर में उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। होणों और गुप्त साम्राज्य की समाप्ति के बाद भारत में एक प्रकार से राजनीतिक एकता समाप्त हो चुकी थी। एक बार फिर से देश अलग अलग भागों में बट गया था। कुषाण डायनेस्टी, कुषाण है जिन्हें येजूज या टोचारियंस के नाम से जाना गया है। ये अलग अलग कबीले के लोग थे, और येजूस जो कबीला है अलग अलग 5 भागों में बटा हुआ था। पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने अलग अलग जगह अपना छत्र बनाया। कुजूला कडाफीस, जिन्होंने फर्स्ट 15वीं शताब्दी से लेकर 65वीं शताब्दी तक साम्राज्य किया। उन्होंने अपने साम्राज्य अपने कबीले के गौरव को बनाया। दक्षिणी अफगानिस्तान, काबुल, कंधार और पार्थिया के बहुत बड़े भाग पर इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। वैदिक धर्म को ये मानते थे। वीमा कदाफिसीस, उन्होंने भारत के बहुत बड़े भूभाग पर स्थापना की। 65 ईस्वी से 75 ईस्वी तक शासन था। शिव जी के उपासक थे, शैव संप्रदाय के। उन्होंने अपने सिक्कों पर त्रिभुजा जो आकृति बनवाई। त्रिशूलधारी व्याघ्रचर मघ्री नंदी के संरक्षक लॉर्ड शिवा के तौर पर उत्कीर्ण करवाया सिक्कों पे। उन्होंने सोने के सिक्के भी जारी करवाए। कनिष्क है, उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण शासक के तौर पे माना जाता है। परंपराओं के तहत जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी, उन्हीं के शासनकाल में कुंडलवन, कश्मीर में जो कुंडलवन है वहाँ पे आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में आयोजन करवाया था। उनकी पहले राजधानी पेशावर थी, जिसे हम पुरुषपुर के नाम से भी जानते थे, और दूसरी राजधानी मथुरा थी। उन्होंने एक नया एरा शुरू किया 78 ईस्वी में, जिसे हम आज शक एरा के नाम से जानते हैं। ये वही शक संवत है जिसे भारत की सरकार चलाती है। कनिष्क ने कश्मीर को जीत के एक नया कनिष्कपुर चलाया, नया राजधानी बनाई। राजधानी नहीं, इन्होंने नया शहर बसाया, और कसगर, यारकंद और कोथान इनको अपने साम्राज्य में लाया। सोने के सिक्के इन्होंने जारी किए महास्थान बोगरा से, और एक कनिष्क की एक नई हमें मूर्ति यहाँ से मिली है। एक कनिष्क की एक और मूर्ति हमें मथुरा से मिली है। इस मूर्ति में, स्टेचू में, उन्होंने अपने घुटनों तक अपना शाही सैन्य लिबास पहना हुआ है, और उनके भारी भारी जूते हैं, और तांबे की सिक्के पर कनिष्क को है एक त्याग करते हुए दिखाया गया है। रॉयल दरबार में कनिष्क है बौद्ध धर्म के विद्वानों के साथ बैठा करते थे। पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, प्रसिद्ध गणितज्ञ जैसे नागार्जुन है, वो भी उन्हीं के समय में है। सर्जन चरक उनके समय की देन है। महायान सेक्ट बुद्धिज्म है, ये कनिष्क के समय में ही पूरे विश्व में फैला। उत्तरी भारत में कुषाण किंग है, उनका शासन 230 ईस्वी तक चला। उनके समय में व्यापार रोम तक हुआ करता था, और उसमें वो हमेशा लाभ में रहे।
एसिमिलेशन उपसंहार, शक, होण और कुषाण है, ये तीनों के तीनों विदेशी कबीले थे। जबकि शासक उन्होंने यहाँ किया, अंत में जाके ये लोग, एसिमिलेशन हो गया मिल जाना, उपसंहार नहीं मिल जाना। अंत में ये लोग यहीं रह गए, इन्होंने यहाँ का समाज और संस्कृति अपना ली और ये उदार पॉलिसी इन्होंने अपनाई और बारबरिक जो कस्बे थे आगे चल के यहाँ के समाज में मिल गए। कुषाण शासक है, वैदिक धर्म के अनुयायी बन गए, उन्होंने शैव मत को अपनाया। बौद्ध धर्म की जो सेवा थी कनिष्क के समय में चली थी, आगे चल के इन्होंने कनिष्क को बहुत बड़ा शासक घोषित कर दिया। इस प्रकार बच्चों, हमने आज प्रथम अध्याय ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू 1206 AD को आज पूर्ण कर लिया है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है, इस प्रथम अध्याय के 3 पार्ट है, इनको आप देखें, समझें और उसके बाद आप इसका अनुनय करें। जो कमी रही मुझ में उसके बारे में आप कमेंट में लिखें। मुझे उम्मीद है मैं आपकी कमियों को दूर करूंगा। इसी के साथ ही प्रथम अध्याय संपूर्ण माना जाता है। आप सभी नए, आपके जो 10th क्लास के बच्चे हैं दूसरे स्कूलों के, उनको भी इस ऐप के बारे में बताएं और उन्हें भी मोटिवेट करें कि किस प्रकार से हम इसके बारे में इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।